हेलो, वेलकम टू इन माय लाइव वीडियो। सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग आ जाएं। आज हम जो करेंगे कंप्लीट सीटेट की तैयारी करेंगे। ये मान लीजिए ए टू जेड, चाहे आपका वो हिंदी पेडोलॉजी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका वो सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, कंप्लीट तैयारी करेंगे आज की वीडियो में। ये मान लीजिए आज आपको वीडियो देखने के बाद आपके सीटेट में 120 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 101% आपके 120 नंबर आएंगे आज की आपने अगर वीडियो पूरी देख ली तो। और ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपके H2H एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मान लीजिए बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है और ध्यान से एक एक चीज़ नोट कर लें। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सब कुछ नोट करते चले जाइए, ठीक है। आपको आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये लगेगा कि मेरी सीटेट की पूरी तैयारी हो चुकी है, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बस आप क्या करें, जुड़ जाएं, सब लोग जुड़ जाएं और पूरी वीडियो देखें, ध्यान से समझें पूरी वीडियो को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी पेडोलॉजी की। किसकी बात करते हैं? हिंदी पेडोलॉजी की सबसे पहले बात करते हैं। तो हिंदी पेडोलॉजी में नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड की बात करते हैं सबसे पहले हम। आज की वीडियो ऐसी होने वाली है कि कहीं पर भी आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं पर भी ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसी वीडियो होगी कि आपका एक एक पॉइंट क्लियर होने वाला है और कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोई सा क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं, ठीक है। आज के आपके करने के बाद 120 से 125 नंबर के बीच में 101% आने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले हम हिंदी पेडोलॉजी। तो हिंदी पेडोलॉजी में आपको कौन से शब्द ऐसे हैं जो निगलेक्ट करने हैं। जैसे आप पे क्वेश्चन बन जाए कि इनमें से कौन सा नहीं होना चाहिए, तो आपको कुछ शब्द लेकर आया हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको परीक्षा पर ध्यान नहीं देना है। किस पर ध्यान नहीं देना है? परीक्षा पर ध्यान नहीं देना है। दूसरा नंबर, आपको रूल्स नियम पर ध्यान नहीं देना है। क्लास में आपको कंटेस्ट नहीं करानी है कोई भी चीज़, मतलब रट्टे नहीं लगवाने आपको, ठीक है। व्याकरण पर ध्यान नहीं देना है आपको। मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है। गलतियों पर ध्यान नहीं देना है आपको। भाषा अधिगम पर ध्यान नहीं देना है और भाषा पर अत्यधिक बल नहीं देना है। आपको एग्जाम पर ध्यान नहीं देना है, बुक्स पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको इन चीज़ों पर, जिन वर्ड्स को आपको क्या करना है, निगलेक्ट करना है। क्या करना है? निगलेक्ट करना है, बिल्कुल छोड़ देना है। सीटेट में कौन से वर्ड्स ऐसे हैं? एग्जाम, नियम, रट्टे, व्याकरण, अंक, गलतियों पर, भाषा अधिगम पर, भाषा पर अत्यधिक बल नहीं देना है, एग्जाम पर और बुक्स पर ध्यान नहीं देना है। तो आपको इन चीज़ों पर क्या करना है? ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी एग्जाम में, ठीक है। अब ध्यान किस पर देना है? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ध्यान किस पर देना है? तो आपको ध्यान देना है एक्वायर होता है आपका भाषा को अर्जित करना। ये पॉइंट आपका काफ़ी बार एग्जाम में आता है। भाषा ग्रहण और भाषा अर्जित में अंतर क्या है? तो ग्रहण करना, किसी चीज़ को याद करना, और अर्जित करना, खुद से अर्जित करना। आप उसको ऐसे मौके दें, ऐसा पर्यावरण दें, ऐसा परिवेश दें, आप ऐसे मौके दें, ऐसा पर्यावरण दें, ऐसे परिवेश दें कि वो भाषा को अर्जित कर सके। बच्चा जो है भाषा को अर्जित कर सके। और भाषा कौशल क्या होता है आपका? भाषा कौशल हमारे 4 होते हैं, LSRW: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है आपकी कि अभिव्यक्तात्मक कौन से होते हैं और ग्रहणात्मक कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपके अभिव्यक्तात्मक कौन से होते हैं। तो अब देखिए, अभिव्यक्तात्मक होता है आपका, हम किसी चीज़ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्ति कर रहे हैं, वो आपका होता है अभिव्यक्तात्मक। हम अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अभिव्यक्ति कर रहा हूँ। अभिव्यक्ति कैसे कर रहा हूँ? मैं बोल कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? बोल कर रहा हूँ और पढ़ कर रहा हूँ, लिख कर रहा हूँ। बोल कर रहा हूँ, लिख कर रहा हूँ। तो बोलना और लिखना ये होते हैं आपके अभिव्यक्तात्मक। कौन से होते हैं? अभिव्यक्तात्मक होते हैं आपके बोलना, लिखना। और आप जो ग्रहणात्मक कैसे कर रहे हैं? सुनकर कर रहे हैं और पढ़ना, वो आपके कौन से होते हैं? ग्रहणात्मक होते हैं। तो आपको एक चीज़ माइंड में क्लियर हो गई होगी कि अभिव्यक्तात्मक कौन से होते हैं और ग्रहणात्मक कौन से होते हैं। ग्रहणात्मक होते हैं आपके सुनना और पढ़ना, और अभिव्यक्तात्मक होते हैं आपके बोलना और लिखना। मतलब ये मान लीजिए आज की वीडियो ऐसी होने वाली है
कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आपका संपूर्ण सीटेट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आपके 100% 100 से ज़्यादा नंबर आने वाले हैं आज की वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो आप बस ध्यान से देखिए और नोट करते जाइए, साथ में जो मैं लिखवाता जा रहा हूँ नोट करते जाइए। तो मैंने क्या बताया आपको, अभिव्यक्तात्मक कौन से होते हैं आपके, सुनना और लिखना, सुनना और लिखना, और सुनना वो बोलना और लिखना वो कौन से होते हैं आपके, अभिव्यक्तात्मक होते हैं। और ग्रहणात्मक कौन से होते हैं, सुनना और पढ़ना। क्योंकि देखिए अगर मैं आपको कुछ अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, तो बोलकर कर रहा हूँ, लिखकर कर रहा हूँ जी, तो आपकी अभिव्यक्ति तो इस तरह से कर रहा हूँ मैं, बोलकर और लिखकर। और ग्रहणात्मक कौन से हो गए आपके, सुनना और पढ़ना। ठीक है, और आपको कुछ याद रखना है, हिंदी पैडोलॉजी में पॉजिटिव वर्ड अर्थ ग्रहण करने पे आपको ध्यान देना है। बच्चा अर्थ ग्रहण करे, ठीक है, बच्चे के अंदर सृजनात्मकता हो, क्रिएटिविटी हो, एक्सप्लोर हो, बच्चा मतलब खोज करने के लिए अग्रसर हो। ठीक है, और अपनी समस्या पढ़ना, बच्चे को अपनी समस्या पढ़ना। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पॉजिटिव वर्ड लें, ये आपको याद रखनी है। जो भी वीडियो को देख रहा है पहले लाइक कर दे वीडियो को, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार समझाता हूँ मैं, नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, नेगेटिव वर्ड कौन से हमारे, एग्जाम, नियम, रट्टे, व्याकरण पर जोर नहीं देना है, मार्क्स पर जोर नहीं देना है, गलतियों पर जोर नहीं देना है, भाषा अधिगम पर जोर नहीं देना है, भाषा पर अत्यधिक बल नहीं देना है, एग्जाम पर ध्यान नहीं देना है, बुक्स पर ध्यान नहीं देना है। तो ये तो आपके हो गए नेगेटिव, ये हो गए आपके नेगेटिव। और ये सारे क्या आपके पॉजिटिव हैं, एक्वायर करना, मौके देना, भाषा कौशल, अर्थ ग्रहण करना, सृजनात्मकता, एक्सप्लोर करना, अपनी समस्या पढ़ना। ठीक है, ये हो गया आपके हिंदी स्पेशल के लिए। किसके, स्पेशल हिंदी के लिए। अगर हम बात करते हैं सारी पैडोलॉजी के लिए स्पेशल वर्ड मैंने लिखे हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, जी ये हमारे सारी पैडोलॉजी के, मतलब 75 नंबर की पैडोलॉजी आती है। अगर आपने इन वर्डों को याद रख लिया तो आपके 60 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे पैडोलॉजी के। ठीक है, अब वो पॉजिटिव वर्ड कौन से होते हैं सभी पैडोलॉजी में जो काम आते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री। कौन से, दृश्य श्रव्य सामग्री। बच्चा क्रियाशील होना चाहिए, परियोजना कार्य देना, बच्चे की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, बच्चे को अवसर देना, प्रोत्साहन देना, आगे मोटिवेट करना आगे बढ़ने के लिए, उसको दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चे को किससे, दैनिक जीवन से जोड़ना, हस्तपरक अनुभव होने चाहिए, अपने हाथों से कुछ अनुभव होने चाहिए बच्चे को, प्रिंट समृद्ध माहौल, ऐसा माहौल तैयार करना कि बच्चा प्रैक्टिकली सोचे। समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा क्या होती है, ऐसी कक्षा जहाँ पर बच्चा, हर प्रकार का बच्चा, चाहे आपका वो कोई सी कैटेगरी में आता हो, कोई विकलांग हो, अपांग हो, कोई सी भी ग्रेड में आता हो, सभी को समान मानकर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा के अंदर आता है। ठीक है, बड़ा विकल्प भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है हमारा। जहाँ पे भी आपको बड़ा विकल्प दिखे वहाँ पर आपको क्या करना है, सही करके आना है उसे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। समाज सांस्कृतिक परिवेश, ऐसा परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश देना, योजना और सीखना, श्रवण वास्तविक अनुभव, क्या, श्रवण वास्तविक अनुभव। ठीक है, और नेगेटिव वर्ड की बात करें, यदि हम नेगेटिव वर्ड हमारे केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये क्या होते हैं हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं। इनको आपको 100% गलत करके आना है। जब भी आपको एग्जाम में दिखें कि इसमें से आपको क्या नहीं करना है, तो आपके ये वर्ड कौन से होते हैं, केवल, मात्र, ही, सिर्फ, ये आपके क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। कंटस्थ करना किसी चीज़ को, ये भी आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। याद करना, रटना, अनिवार्य रूप से ये चीज़ काम करना, ये भी हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। वैज्ञानिक शब्दावली, तकनीकी शब्द, वैज्ञानिक शब्दावली और तकनीकी शब्द, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तकनीकी शब्द जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं। तकनीक वाले आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तकनीक पर एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है कि तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना, ये हमारा नेगेटिव होता है। कठोर अनुशासन, दंड देना, डांटना, भेदभाव करना, उच्च कक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करना उसे, व्यवसायिक बनने के लिए, रोजगार बनने के लिए, ये तो आपके होते हैं नेगेटिव वर्ड। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारा जो 20 दिन का टारगेट है, 20 दिन का जो टारगेट है, यहाँ से आपके 100% पूरे 100 नंबर बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम EVS NCERT की, किसकी बात करते हैं, EVS NCERT की बात करते हैं, तो यहाँ से आपके 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाते हैं। EVS NCERT से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। NCF से पूछे जाते हैं। जीन प्याजे का सिद्धांत 2 नंबर का आता है।
वाइगॉस्की आपका 2 नंबर का, कोलरबर्ग आपका 1 नंबर का, बहुबुद्धि सिद्धांत आपका 2 नंबर का। भाषा अधिगम व अर्जन, भाषा अधिगम व अर्जन यहाँ से 2 नंबर का आता है। भाषा कौशल 3 नंबर का आता है आपका। पोर्टफोलियो 1 नंबर का आता है। समावेशी कक्षा ये भी आपका 2 नंबर का आता है। बच्चे का समाजीकरण ये भी आपका 1 नंबर का आता है। प्रतिभाशाली सृजनात्मक सामान्य बच्चे, यहाँ से भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पक्षपात, ये यहाँ से भी आपको क्या करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। मूल्यांकन, अधिगम असक्ता, मतलब अधिगम असक्ता होता है जो हमारी डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी, वहाँ से आपको 2 नंबर का जरूर मिलता है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण 1 नंबर का। TLM आता है 2 नंबर का आपका। बहुभाषी कक्षा 1 नंबर का। और राज्यों की स्थिति 1 नंबर की। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है आज, ये चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊंगा पूरी। ये हमारे 19-20 पॉइंट है, आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज की कंप्लीट सीटेट की तैयारी हो जाएगी आपकी, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम EVS NCERT की। पहला पॉइंट है हमारा EVS NCERT, फिर पढ़ेंगे NCF, फिर पढ़ेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत, फिर वाइगॉस्की, कोलरबर्ग, बहुबुद्धि सिद्धांत। इतना करते हैं आज। पहले पढ़ते हैं हम EVS NCERT। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं NCERT EVS नोट्स। ये नोट्स पढ़ने के बाद आपको NCERT से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको 100% क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि पूछ लिया जाता है बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर होता है। बांस, और जहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पर बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर होता है, आपके आसाम में होता है। कहाँ पर होता है, आसाम में होता है। ट्रॉली, ट्रॉली कहाँ होती है, लद्दाख में होती है। ट्रॉली कहाँ होती है आपकी, लद्दाख में होती है। बल्लम, लकड़ी से बनी छोटी नाव, वो कहाँ होती है आपकी, केरल में। कहाँ पर होती है, केरल में, जिसे हम बल्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्लम कहते हैं। जो आपकी लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है वो कहाँ होती है, केरल में कहते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए मैं बहुत मेहनत से आपके लिए सारे नोट्स बनाए हैं, और जिसने लाइक नहीं कर रहा है वो लाइक जरूर कर दें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। क्योंकि आपको एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा, मुझे आपको, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से लाइव वीडियो करा रहा हूँ। अपने YouTube चैनल पे भी आपके लिए बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए अगर आपको NCERT के EVS के नोट्स फुल डिटेल में आपको ऑब्जेक्टिव करने हैं तो 2 वीडियो बना रखी है जिसमें 100 क्वेश्चन कराए हैं मैंने। और उन 100 क्वेश्चन के अलावा आपका एक भी क्वेश्चन अलग आ गया, एक भी क्वेश्चन अलग आ गया आपका, तो ये मान लीजिए मैं सीटेट की वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं, 100 क्वेश्चन कराए हैं, 100 क्वेश्चन के अलावा आपको कुछ भी दिख गया अलग से तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। आपके EVS का कंप्लीट करा दिया है, नोट्स भी और सारी चीज़ें करा दी हैं, ठीक है। तो आज मैं सारा सबका निचोड़ लेकर आया हूँ पूरा आपके लिए। तो ये वीडियो भी मैं डाल दूंगा अपने YouTube चैनल पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर होता है आपका, आसाम में होता है। बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पर होता है आपका, आसाम में होता है। ट्रॉली कहाँ होती है आपकी, लद्दाख में होती है। ट्रॉली कहाँ होती है आपकी, लद्दाख में होती है, ठीक है। बल्लम, जिसे हम बल्लम कहते हैं, ये लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है आपकी, जो आपकी कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। ऊँट गाड़ी कहाँ होती है आपकी, राजस्थान में होती है। ऊँट गाड़ी कहाँ होती है आपकी, राजस्थान में होती है। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते होते हैं आपके उत्तराखंड में। कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में, पहाड़ी इलाकों में होते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, यहाँ से आपको 1 नंबर 100% मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि किसके सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं। तो पक्षियों के सिर पर क्या होती हैं, हमारी आंखें होती हैं, और छेद कान किससे ढके होते हैं, पंखों से ढके होते हैं, ठीक है। बालों के कारण जानवर की त्वचा पर डिजाइन होते हैं। किसके कारण जानवर की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, पूछ लिया जाता है। तो बालों के कारण। बहुत से बच्चे गलत लगा जाते हैं जलवायु के कारण, पर वो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वो बालों के कारण जानवर की त्वचा पर क्या होते हैं, डिजाइन होते हैं, बालों के कारण, ठीक है। छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, और मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती हैं। अब पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, किसके कारण जानवर की त्वचा में डिजाइन होते हैं, वो होते हैं आपके बालों के कारण। किसके कारण, बालों के कारण, ठीक है। आगे बात करते हैं, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर होते हैं तो वो बच्चों को जन्म देते हैं। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं और कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे गाय हो गई आपकी, भैंस हो गई, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं, इसलिए ये डिजाइन पाई जाती है। इनके शरीर पर बालों के कारण ही क्या होती है, डिजाइन पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं।
वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं होते और बाल बाहर की ओर बाल नहीं दिखाई देते तो वो अंडे देते हैं, जैसे हमारे पक्षी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं, कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं होते, बाल नहीं दिखाई देते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मादा हाथी की। किसकी बात करते हैं? मादा हाथी की। जो मादा हाथी है 14-15 वर्ष की आयु में नर हाथी झुंड छोड़ देते हैं। आपको हाथी के बारे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसके पॉइंट याद कर लीजिए, जो पॉइंट सही सही हैं, गलत आप खुद ही लगाएंगे। जो 14-15 वर्ष की आयु में जो नर हाथी होते हैं झुंड को छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्ती व टहनी खा लेता है। जो आपका एक वयस्क हाथी है एक दिन में 100 केजी पत्ते व टहनियाँ खा लेता है। 2-4 घंटे ये सोते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मिट्टी में सोते हैं त्वचा को ठंडा करने के लिए। 10 से 12 मादा हाथी और कुछ बच्चे झुंड में होते हैं। जो नर हाथी होते हैं वो 14-15 साल की उम्र में क्या होते हैं? छोड़ देते हैं। पर जो 10 से 12 मादा हाथी पाई जाती हैं झुंड के अंदर, और कुछ बच्चे होते हैं। बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि जो नर हाथी होते हैं वो तो छोड़ के चले जाते हैं झुंड को, तो इसलिए क्या होते हैं उसमें ज़्यादातर क्या होती हैं? मादा हाथी होती हैं और कुछ बच्चे होते हैं। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अमृता की कहानी। आपका एक चैप्टर है अमृता की कहानी, ईवीएस में, एनसीईआरटी में। तो अमृता की कहानी, अमृता जो है आपकी खेजाड़ी गांव में रहती है। कहाँ रहती है? आपकी खेजाड़ी गांव में रहती है। राजस्थान के जोधपुर के पास आपका खेजाड़ी गांव है। जो राजस्थान है उसमें जोधपुर के पास आपका क्या है? ये खेजाड़ी गांव पड़ता है। ठीक है, खेजाड़ी में 300 साल पहले घर लकड़ी से बनाए जाते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी जगह पर घर 300 साल पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, तो आपका क्या हो जाएगा? खेजाड़ी। क्या हो जाएगा? खेजाड़ी। ये कम पानी में जीवित रहने वाला एक पेड़ है खेजाड़ी के नाम से। खेजाड़ी जगह भी है, खेजाड़ी गांव भी है, और कम पानी में जीवित रहने वाला खेजाड़ी एक आपका पेड़ भी है। अब खेजाड़ी के बारे में पॉइंट आ जाता है कि इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है, ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो जो सही सही पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। लकड़ी को कीड़ा खराब नहीं करता। खेजाड़ी की जो लकड़ी होती है उसे कीड़ा खराब नहीं करता। उसकी जो छाल है दवा बनाने की काम आती है। उसकी जो छाल है दवा बनाने के काम में आती है। इस पेड़ की पत्तियां सब्जी के काम आती हैं। किसके काम आती हैं? सब्जी के काम आती हैं। इसकी पत्तियां यहाँ के जानवर खाते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्या रखने हैं? याद रखने हैं खेजाड़ी के पेड़ के बारे में। ठीक है, अब आपको अनीता की कहानी है। एक अनीता जो है बेचाहा गांव में रहती है। कहाँ रहती है? बेचाहा गांव में रहती है। बेचाहा जो है आपका बिहार के मुजफ्फर जिले में है। बेचाहा जो है बिहार के कहाँ पर है? मुजफ्फर जिले में है। रानी मक्खी अंडे देती है। आपकी जो रानी मक्खी होती है वो क्या देती है? अंडे देती है। नर मधुमक्खी कम होती हैं, बाकी मधुमक्खियां काम करने वाली होती हैं। जो झुंड में इनके नर मधुमक्खियां क्या होती हैं? कम होती हैं, और जो बाकी मधुमक्खियां हैं सारी क्या होती हैं? काम करने वाली होती हैं। फरवरी के माह में लीची के फूल खिलते हैं। आपको याद रखना है लीची के फूल कब खिलते हैं? फरवरी के माह में। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर माह में ये अंडे देती हैं। तो आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मधुमक्खी पालन का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? तो आपको याद रखना है अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम होता है वो। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। जंगल अधिकार कानून कब आया था? आपका 2007 में आया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जंगल अधिकार कानून कब आया था आपका? तो ये आया था आपका 2007 में। इस कानून के तहत ये था कि जो लोग 25 साल से ज़्यादा जंगल में रह रहे हैं तो वहाँ की भूमि और उसके उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है। जो लोग जंगल में 25 साल से ज़्यादा रह रहे हैं तो वहाँ की भूमि और उनके उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है। और जंगल अधिकार कानून 2007 में आया था। इसके तहत ये बात बोली गई थी कि जो लोग 25 साल से वहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ की भूमि और वहाँ के उत्पादन पर उनका अधिकार हो जाता है। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो जगह बेच नहीं सकते हैं। अधिकार तो हो जाता है उत्पादन पर वो बेच नहीं सकती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बेचने का अधिकार उन्हें नहीं होता, केवल वहाँ के उत्पादन और ज़मीन पर अधिकार होता है कि वहाँ पर जो भी उगेगा उन पर उनका अधिकार होगा, पर वो बेच नहीं सकते हैं। कौन लोग? जो लोग 25 साल से वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये जंगल अधिकार कानून आया था 2007 के अंदर। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का पॉइंट है। झूम खेती कहाँ होती है? झूम खेती होती है आपके मिजोरम में। कहाँ होती है? मिजोरम में। एक पॉइंट रह गया, ये पॉइंट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है। जो चेराओ नाच होता है आपका, चेराओ नाम जो होता है वो आपका मिजोरम में होता है। कहाँ होता है? चेराओ नाम नाच क्या होता है? मिजोरम में। ठीक है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। कब? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। अंतरिक्ष से केवल समुद्र व जमीन दिखाई देता है। अंतरिक्ष से केवल हमें क्या? समुद्र व जमीन दिखाई देता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि अलग अलग देश दिखाई देते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरिक्ष से केवल क्या दिखाई देता है? समुद्र व जमीन दिखाई देता है। ध्रुव तारा आपका उत्तर दिशा में निकलता है। ध्रुव तारा कहाँ निकलता है? आपका उत्तर दिशा में निकलता है। और बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। तो इतना आपको एनसीईआरटी ईवीएस के बारे में याद रखना है। यहाँ से आपके 15 नंबर का 101% आ जाएगा। और आगे भी पढ़ाऊंगा मैं अभी आपको, आगे भी बहुत सारा है, इसलिए आप बने रहिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ। यहाँ से आपको 15 से 20 नंबर को देखने को मिलता है। तो एनसीएफ में क्या क्या बातें थी, यहीं से आपके पेडोलॉजी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है। तो शिक्षा से संबंधित सबसे नवीन दस्तावेज है आपका जो एनसीएफ है। शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन सा है? आपका एनसीएफ है। ठीक है। शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज है आपका एनसीएफ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये किसकी अनुशंसा पर तैयार किया गया था? एचआरडी पे। एचआरडी की अनुशंसा पर यह तैयार की गई थी। तैयार किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने। तैयार किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने। इसका मुख्य उद्देश्य था, इसकी टैगलाइन कह सकते हैं, बिना बोझ की शिक्षा। क्या टैगलाइन थी इसकी? बिना बोझ की शिक्षा। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। अब देखिए यहाँ से समझ में आ गया होगा, एक बार बता देता हूँ। शिक्षा से संबंधित सबसे नवीनतम दस्तावेज था ये आपका, एचआरडी की अनुशंसा पर तैयार किया गया था। तैयार किसने किया था? प्रोफेसर यशपाल ने किया था। मुख्य उद्देश्य था बिना बोझ के शिक्षा। अब हम बात करते हैं इसकी सिफारिशों की। किसकी बात करते हैं? सिफारिशों की। इसकी सिफारिश क्या थी? इसमें जो शिक्षण विधियां प्रयुक्त होती है वो होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको मेन चीज याद रखनी है, बिना बोझ की शिक्षा की बात करी गई थी। एनसीईआरटी में क्या बात करी गई थी? बिना बोझ की शिक्षा। मतलब आपको बाल केंद्रित शिक्षा की बात करनी है। किसकी? बाल केंद्रित शिक्षा की बात करनी है। मतलब बच्चे के रूप में सोचना है आपको। बच्चा बहुभाषी होना चाहिए। मल्टी लैंग्वेज की बात भी किसने करी थी? एनसीएफ ने। मतलब बच्चे को मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के साथ साथ एक भाषा में और पढ़ाना चाहिए। वो आपका होता है मल्टी लैंग्वेज। उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो भी किसने बात करी थी? आपकी एनसीएफ ने बात करी थी। ये क्वेश्चन आपके H2 एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब देखिए शिक्षण विधियां कौन सी मानी गई हैं उसमें? ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप याद रखेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि का जो रूपरेखा थी किसने तैयार करी थी? एनसीएफ ने। किसने तैयार करी थी? एनसीएफ ने। पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। साफ बोला है एनसीएफ ने कि पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। पाठ्य पुस्तक की सूचनाओं को ज्ञान न माना जाए। असफलता क्या बताई थी? मोटी मोटी पुस्तकें। असफलता क्या बताई थी? मोटी मोटी पुस्तकें ही असफलता का कारण होती हैं। एक क्वेश्चन 100% आपका पूछा जाता है कि बच्चा अगर फेल हो जाए एग्जाम में तो इसका क्या कारण है? बच्चा अगर फेल हो रहा है आपके एग्जाम में, क्या कारण है? बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। ठीक है, बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी, स्कूल की कमी थी, पुस्तकों की कमी थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका जो आप लगाएंगे उसमें स्कूल की कमी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? स्कूल की कमी लगाएंगे। आपको बच्चे की कमी नहीं लगानी है। अगर आपने बच्चे की कमी लगा दी तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो असफलता क्या है? मोटी मोटी पुस्तकें। शुरुआत में नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना। शुरुआत में नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। एक बात और कही गई थी, जो आपका ज्ञान है उसको स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। रटने पर ध्यान नहीं दिया था। रटने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है बच्चे के। ठीक है। पाठ्य पुस्तक, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम केंद्रित न हो। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है पाठ्यक्रम केंद्रित ना होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एनसीएफ ने बात बोली है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय मूल की भावना बच्चे के अंदर होनी चाहिए। मतलब एक बच्चे को आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना है। एनसीएफ ने बोला है राष्ट्रीय मूल की भावना होनी चाहिए, आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना है। उसे क्या करना है? आस्थावान विद्यार्थी का निर्माण करना है। अभिभावक शिक्षण गतिविधि से जोड़ना। अभिभावक को शिक्षण गतिविधियों से जोड़ना। ठीक है। हमेशा शांति स्थापित करने से बचा जाए। एनसीएफ ने बोला है कि हमेशा शांति स्थापित करने से बचा जाए।
विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना करना। विद्यालय में किसकी स्थापना करना? पुस्तकालय की स्थापना करना। पुस्तक चुनने की आज़ादी देना। बच्चे को क्या है? पुस्तक चुनने की आज़ादी देना। और संसाधन, शिक्षण से संबंधित संसाधन पूरे होने चाहिए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एनसीएफ। एनसीएफ मैंने आपको पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीडीपी की। किसकी बात करते हैं? या हम पहले बात कर लें सीडीपी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रिक टू क्रैक सीटेट। आपकी मैं ट्रिक लेकर आया हूं कि आप सीटेट कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, आप पूरा देख लें, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी अधिगम अशक्तता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वहां से 2 नंबर का आता है। तो वो मैं आपको बता दूं यहाँ से 2 नंबर का कैसे आता है आपको। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हैं। डिसलेक्सिया, क्या? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपका पढ़ने से संबंधित है। अब आप इसे याद कैसे करेंगे? लेक्सिया आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें? लेक्सिया। तो आप याद रखेंगे कि मैं कुछ पुस्तकें लेकर गया, लेक्सिया आ रहा है, कुछ पुस्तकें लेकर गया पढ़ने के लिए, पर पढ़ नहीं पाया उन्हें क्योंकि मुझे डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? आपका पढ़ने से संबंधित है। किससे संबंधित है? पढ़ने से संबंधित है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया किससे संबंधित है? आपका लिखने से संबंधित है। ग्राफ, ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? लिखकर ही तो बनाते हैं। ग्राफिया आ रहा है, ग्राफ आप कैसे बनाते हैं? लिखकर बनाते हैं। तो डिसग्राफिया हो जाएगा आपका लिखने से संबंधित। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया हो जाएगा आपका गणित से संबंधित। किससे संबंधित है? डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित। आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं? गणित में कैलकुलेशन कैसे करते हैं? गणित से संबंधित, इसलिए आपकी जो कैलकुलेशन होती है गणित में होती है। तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा आपका गणित से संबंधित। अफेजिया, अफेजिया हो जाएगा आपका भाषा से संबंधित। अफेजिया किससे हो जाएगा? भाषा से संबंधित हो जाएगा। अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया होता है आपका गामक कौशल से संबंधित। अप्रेक्सिया क्या होता है? आपका गामक कौशल से संबंधित। अब गामक कौन से होते हैं? आपकी मसल्स जो होती हैं, आपकी जो मसल्स होती हैं उनसे संबंधित जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? अप्रेक्सिया, ठीक है। डिस्थीमिया क्या होता है आपका? डिस्थीमिया होता है तनाव से संबंधित। डिस्थीमिया क्या होता है आपका? तनाव से संबंधित। अब आपके मन में थीम आई कोई, आपने न्यू ईयर पे क्या करा होगा? थीम बनाई होगी कोई। न्यू ईयर आप याद कैसे करेंगे? न्यू ईयर पे आपने कोई थीम बनाई, पर वो थीम जो है आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई। क्या? कंप्लीट नहीं हो पाई। तो आपको क्या हो गया? तनाव हो गया। क्या हो गया? तनाव हो गया। तो आप जो आपकी थीम थी कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आपके मन में क्या आ गया? तनाव हो गया। तो आपका डिस्थीमिया क्या हो गया? तनाव से संबंधित। क्या हो गया? तनाव से संबंधित। डिसमोर्फिया क्या हो गया? आपका भ्रम से संबंधित। जो मोर आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? मोर आ रहा है। आपको एक भ्रम हो गया कि आपने एक मोर देखा, आपको भ्रम हो गया कि आपने मोर देखा, तो डिसमोर्फिया हो गया आपका भ्रम से संबंधित। ठीक है, 7 हैं ये। ऊपर की 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जो आपकी ऊपर की 3 है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपकी। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी है और लास्ट की 2 की ट्रिक बता दी है। इन 2 को आपको अपने आप याद कर लेना है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होगी आपकी? पढ़ने से संबंधित। मैं कोई पुस्तक लेकर गया बाजार से, पर मुझे याद नहीं हो पाई वो पुस्तकें, तो मैं पढ़ नहीं पाया उन्हें, तो पढ़ने से संबंधित क्या होगी? डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, आप ग्राफ कैसे बनाते हैं? लिखकर बनाते हैं, तो डिसग्राफिया हो गया आपका लिखने से संबंधित। डिसकैलकुलिया हो गया आपका गणित से संबंधित। अफेजिया हो जाएगा आपका भाषा से संबंधित। अप्रेक्सिया हो गया गामक कौशल से संबंधित। अफेजिया भाषा से, अप्रेक्सिया गामक कौशल से। ये आपको याद कर लेनी है, आ जाती है पेपर में कभी कभी। एक बार आई हुई है 2013 में अप्रेक्सिया। डिस्थीमिया होती है आपकी तनाव से संबंधित। थीम बनाई आपने न्यू ईयर पे, पूरी नहीं हो पाई तो तनाव हो गया मन में, तो डिस्थीमिया हो गया आपका तनाव से संबंधित। डिसमोर्फिया हो गया आपका भ्रम से संबंधित। तो 2 नंबर आपके पक्के हो गए बिल्कुल। अब जो पॉइंट आपके आते हैं, जो आपके पॉइंट आने ही आने हैं पेपर में, वो आपको मैं पढ़ा देता हूं। बच्चे के समाजीकरण में भूमिका। देखो ये क्वेश्चन आपका मानो ना मानो 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा कि बच्चे के समाजीकरण में भूमिका किसकी होती है। तो मुख्य भूमिका होती है परिवार एवं पास पड़ोस की, और द्वितीय भूमिका होती है विद्यालय और मीडिया की। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है। मगर मैं आपको एक मजेदार चीज बता रहा हूं, मैं आपको मजेदार चीज बता रहा हूं। वो मजेदार चीज क्या है वो मैं बता देता हूं। एक बार आपसे प्राथमिक भूमिका पूछेगा, एक बार आपसे गौड़ भूमिका पूछेगा, फिर आपसे प्राथमिक पूछेगा, फिर आपसे गौड़ पूछेगा। पिछली बार गौड़ पूछी, तो इस बार प्राथमिक पूछने के पूरे चांस हैं।
बेवो मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने सब कुछ पढ़ाया है ए टू जेड में डिटेल में, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको पूरा निचोड़ लेकर आया हूँ सीटेट का, जो आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में। आपको ये पूरी वीडियो करने के बाद ये मान लीजिए 100 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे सीटेट में। बच्चे के समाजीकरण में भूमिका किसकी होती है, आपको याद रखनी है। मुख्य भूमिका किसकी होती है, परिवार एवं पास पड़ोस की। गौड़ भूमिका होती है विद्यालय एवं मीडिया की। वैसे मेरे यूट्यूब का लिंक है नॉलेज 247 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, नॉलेज 247। आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर भी आ जाएगा, वहाँ पे आप नमन मेहरोत्रा डाल देंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बच्चे का विकास सबसे तीव्र गति से होता है, कब होता है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि बच्चे का विकास सबसे तीव्र गति से कब होता है। वो होता है आपका शैशवावस्था में। कब होता है, शैशवावस्था में बच्चे का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। कब होता है, शैशवावस्था में, 0 से 6 ईयर में। पर इसको कभी कभी वो दे देता है प्रथम बाल्यावस्था। क्या बोल देता है, प्रथम बाल्यावस्था भी बोल देता है। वो आपकी 3 से 6 होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, कौन सा विकास सभी विकास की पहली शर्त है। कौन सा विकास जो है आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सभी विकास के पहली शर्त है, तो आपका कौन सा विकास है, वो शारीरिक विकास। कौन सा, शारीरिक विकास जो है आपका सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त होता है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जहां सभी प्रकार के बच्चों को बराबर शिक्षा देना। बस आपको एक लाइन याद करनी है, सभी प्रकार के बच्चों को बराबर मानना है। पेडालॉजी में ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। सभी प्रकार के बच्चों को क्या मानना है, आपको बराबर मानना है। किसी में भेदभाव नहीं करना, बिल्कुल भी। क्या नहीं करना, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है आपको कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, अपांग है, विकलांग है। अब तो नियम भी आ गया है कि आप किसी भी बच्चे को आप रोक नहीं सकते। हमारा आर्टिकल 19 भी बोलता है, आर्टिकल 19 आपने अगर पढ़ा हो, वो भी कहता है धर्म, जाति, लिंग भेदभाव आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने किया तो आप नियम कानून के विरुद्ध चले जाएंगे। तो ये भी आपका हमारा क्या है, एक नियम है, एक आर्टिकल है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बाल केंद्रित शिक्षा की। किसकी बात करता हूं, बाल केंद्रित शिक्षा कि बच्चा कैसा होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए, वो आपको मैं बात करता हूं। बच्चा सक्रिय होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए, बच्चे को केंद्र बिंदु होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, स्व अनुशासित होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए, सहभागी होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तो आपका ये बच्चा होना चाहिए, बच्चा इस टाइप का होना चाहिए। अब आपके मन में आया कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। शिक्षक देखिए, निर्देशक। अब जो शिक्षक को माना गया है गौड़ भूमिका में माना गया है, शिक्षक को जो माना गया है गौड़ भूमिका में माना गया है, क्योंकि प्रथम भूमिका तो आपके परिवार और पास पड़ोस की होती है। विद्यालय को गौड़ भूमिका में इसलिए माना गया है कि अब जो शिक्षक एवं हेल्पिंग के रूप में काम करता है, क्या करता है, एक हेल्पिंग के रूप में काम करता है बच्चे को। उन्होंने बोला भी है, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, कि बच्चा जो है स्कूल जाता है तो पहले से सब कुछ सीख के जाता है, बस अध्यापक उसे एक हेल्प करता है। क्या करता है, एक हेल्प करता है। तो बच्चे, अध्यापक को निर्देशक माना गया है, एक निर्देशक माना गया है, गौड़ भूमिका माना गया है, सहायता करने वाला माना गया है, मार्गदर्शक के रूप में अध्यापक को माना गया है, आदर्शवादी होना चाहिए अध्यापक, और शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञानी होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे ये पॉइंट आता है आपका, भाषा विकास की सबसे संवेदनशील महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है। जो आपका भाषा विकास है उसकी सबसे संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है, वो है आपकी शैशवावस्था। कौन सी है आपकी, शैशवावस्था, ठीक है। जेंडर पक्षपात से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो लैंगिक मुद्दे होते हैं, गर्ल और बॉय में भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है, गर्ल और बॉय में भेदभाव नहीं करना है, लैंगिक पक्षपात नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है कि लड़का अच्छा मैथ पढ़ता है, लड़की की मैथ गलत है, लड़का अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, लड़की अच्छा फुटबॉल नहीं खेल पाती, लड़का अच्छा खो खो खेलता है, लड़की अच्छा खो खो नहीं खेलती। ये आपको बिल्कुल भी लैंगिक भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है, लैंगिक भेदभाव आपको बिल्कुल नहीं करना है। अब हम बात करते हैं स्कैफोल्डिंग। ये आपको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, स्कैफोल्डिंग में लास्ट में पढ़ाऊंगा। जब मैं वाइगोत्स्की का पढ़ाऊंगा तब आपको स्कैफोल्डिंग के बारे में पूरा बताऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं समाजीकरण। समाजीकरण समाज के नियम के साथ समायोजन करना, अनुकूलन करना। ये पियाजे में बहुत बार पूछा जाता है, समायोजन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे जब पियाजे का पढ़ाऊंगा तब आपको समायोजन, समावेशन, स्कीमा सब कुछ पढ़ाऊंगा। बस आप बने रहिए वीडियो के साथ।
पोर्टफोलियो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो हमारा होता है, पोर्टफोलियो होता है हमारा डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड, बक्सा सभी को इकट्ठा करना पोर्टफोलियो कहलाता है। क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र, रिकॉर्ड, बक्सा सभी को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, पोर्टफोलियो क्या चीज होती है। ठीक है, अब बहुभाषिक या भाषा विविधता, बहुभाषिक या भाषा विविधता, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलता है। तो जो बहुभाषिक बच्चे होते हैं, मतलब जो मल्टी लैंग्वेज बच्चे होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जो बहुभाषिक और भाषा विविधता वाले बच्चे होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या नहीं होती, आपको ये याद हो गया क्या क्या होती हैं। जो क्या नहीं होती तो आप अपने आप लगाएंगे। वो संसाधन के रूप में काम करती है। बहुभाषिकता जो होती है संसाधन के रूप में काम करती है। आप याद रखेंगे बहुभाषिकता की बात किसने करी थी? एनसीएफ ने बात करी है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो संसाधन के रूप में काम करती है बहुभाषिकता। संज्ञात्मक विकास बच्चे का अधिक होता है। जब बहुभाषिकता बच्चा होगा उसका ऑब्वियसली संज्ञात्मक विकास अधिक होगा। अधिगम में वृद्धि करती है। तो आपको ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बहुभाषिकता इनमें से क्या नहीं करती है। तो आपको एक पॉइंट आपको ऐसा देखने को मिलेगा नेगेटिव, वो आपको लगाया ना है। पॉजिटिव आपको समझ में आ गए होंगे। संसाधन के रूप में काम करती है, संज्ञानात्मक विकास, अधिगम में वृद्धि करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जेंडर लिंग। जेंडर लिंग कैसी समस्या है? एक सामाजिक संरचना है। जेंडर लिंग जो है आपकी कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेंडर लिंग जो है कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है। समाज में ही तो होता है जेंडर, पक्षपात, ये सब क्या होता है? समाज में होता है। तो ऑब्वियसली बात है जेंडर लिंग जो है आपकी सामाजिक संरचना है। अब हम बात करते हैं निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण की। निदानात्मक क्या होता है, उपचारात्मक क्या होता है? डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग, ये आपने बहुत सुना होगा क्वेश्चन। देखो, निदानात्मक परीक्षण वो होता है बच्चों की कमियों त्रुटियों को पता लगाना। निदानात्मक होता है बच्चों की कमियों त्रुटियों का पता लगाना, समस्याओं कठिनाइयों का पता लगाना, वो आपका होता है निदानात्मक। वो क्या होता है आपका? निदानात्मक होता है बच्चों की कमियों त्रुटियों समस्याओं कठिनाइयों का पता लगाना, वो होता है आपका निदानात्मक। उपचारात्मक क्या होता है? उन कमियों को दूर करना, जो आपने कमियां निदानात्मक में लगाई हैं उन कमियों को दूर करना, वो आपका होता है उपचारात्मक। वो क्या होता है आपका? उपचारात्मक होता है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं विकास के मुख्य आयाम। विकास के मुख्य आयाम कौन कौन से होते हैं? शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में लेकर आया हूं मैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं। देखिए, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, इसमें अंतर आता है। भाषा अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन आपका स्वाभाविक होता है, समाज में होता है, अनुकरण द्वारा होता है, मातृभाषा द्वारा होता है, भाषाई पूंजी द्वारा होता है। तो भाषा अर्जन एक पॉजिटिव वर्ड है। भाषा अर्जन जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। ये आपका स्कूल से पहले होता है। ये आपका क्या होता है? स्कूल से पहले होता है। भाषा अधिगम क्या होता है? स्कूल में होता है, प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम क्या होता है? प्रयासपूर्ण होता है। तो प्रयासपूर्ण आपका एक नेगेटिव वर्ड आ गया। विद्यालय में होता है, शिक्षक द्वारा होता है, मानक या द्वितीयक भाषा द्वारा होता है। ठीक है, पुस्तकें और शिक्षण विधियों द्वारा होता है। तो ये होता है आपका भाषा अधिगम। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पठन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है? पठन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है अर्थ को समझना। किसको? अर्थ को समझना। देखिए, पठन की क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है? अर्थ को समझना। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। बच्चे में भाषा सीखने की शक्ति जन्मजात होती है। ये किसने बोला है? आपका चॉम्स्की ने बोला है। किसने बोला है? चॉम्स्की ने। बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है। किसने बोला है? ये आपका चॉम्स्की ने बोला है। किसने बोला है? चॉम्स्की ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पॉइंट H2H आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलरबर्ग, पूरे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बस बने रहिए। ठीक है, बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखता है। किसने बोला है? वाइगोत्स्की ने। किसने बोला है? ये वाइगोत्स्की ने। बच्चा जो है आपका सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भाषा सीखता है। किसने बोला? ये वाइगोत्स्की ने बोला है। किसने बोला है? वाइगोत्स्की ने। भाषा कौशल एक दूसरे से कैसे होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। ये आपको पता ही है। भाषी कौशल क्रम क्या होता है? LSRW क्रम आपको बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है LSRW क्रम है हमारा। ये क्या है? LSRW। भाषा कौशल एक दूसरे से कैसे होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम जो है एक
सामाजिक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? वाइगोत्स्की ने अनुसार अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 एनसीएफ किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा आपका कि पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो डिजाइन होते हैं किस कारण से होते हैं? बता चुका हूं मैं आपको, वो बालों के कारण होते हैं। क्या होते हैं? बालों के कारण होते हैं। अब आपसे डायरेक्ट एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, रेगिस्तानी ओक किसकी? रेगिस्तानी ओक से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा 101%। तो रेगिस्तानी ओक क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुनी गहराई तक जाती हैं जब तक पानी में ना पहुंच जाए। तो आपको याद रखना है रेगिस्तानी ओक जो है आपका, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की जड़ें जो हैं पेड़ की लंबाई की 30 गुना गहराई तक जाती हैं जब तक पानी में ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसे निकाल लेते हैं। यहाँ के लोग क्या होते हैं? पतला पाइप डालकर इसे क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर होती है। तो आपको रेगिस्तानी ओक के बारे में इतनी बातें क्या रखनी है? याद रखनी है, क्योंकि इसमें ये एक पूछा जाएगा कि रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या गलत है। तो अगर आपको सही पता है तो आप गलत भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी पेड़ की जड़ें पेड़ की लंबाई की 30 गुना तक होती हैं और इतनी गहराई तक होती है जब तक पानी में ना पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। यहाँ के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर इसे निकाल लेते हैं। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर की होती है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निपेंथिस। किसकी बात करते हैं? निपेंथिस की। यह एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। इसमें एक सुगंध होती है जो कीड़ों को आकर्षित करती है। इसमें क्या होती है? सुगंध होती है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें एक आवाज होती है। आवाज नहीं होती है, क्या होती है? सुगंध होती है जो कीड़ों को क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और ये ऐसा पौधा है जो कीड़ों मकोड़ों को खाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट तो कर दिया करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी थक रहा हूँ, पर आप कमेंट नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आप कमेंट जब नहीं करते तो ऐसा लगता है कि आपको अच्छा ना लग रहा है क्लास। तो आप कमेंट जरूर करते रहा करें। झूम खेती क्या होती है? एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है। झूम खेती क्या होती है? एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ समय तक खाली छोड़ दिया जाता है, उस टाइम कुछ उगाया नहीं जाता। झूम खेती क्या होती है? एक फसल को काटने के बाद कुछ समय तक खेत को खाली छोड़ दिया जाता है और कुछ उगाया नहीं जाता। इस टाइम पर जो आपके बांस और अन्य खरपतवार पैदा हो जाते हैं, उस टाइम पर उन्हें बांस और अन्य खरपतवार पैदा हो जाते हैं। क्या होता है? एक फसल काट ली हमने, 1 साल तक खाली छोड़ दिया उन्हें, तो उस टाइम पर कुछ बांस और खरपतवार पैदा हो जाती हैं। उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, जला देते हैं। उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, जला देते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हमने फसल काट ली, फसल काटने के बाद खेत को 1 साल तक खाली छोड़ दिया, उस टाइम पर कुछ बांस और खरपतवार तो पैदा होंगी, उन्हें ना काटा नहीं जाता है, जलाया जाता है। क्योंकि उनकी जो रेत होती है, खेत की जो रेत होती है वो उर्वरक होती है। क्या होती है? उर्वरक बन जाती है काफ़ी। यह पहाड़ों में मिजोरम में होती है। कहाँ पर होती है? मिजोरम में होती है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखना है इसके बारे में, इसमें हल्का फुल्का खोदा जाता है। इसको जमीन को जोता नहीं जाता है, हल्का फुल्का क्या होता है? खोदा जाता है और बीज डाल देते हैं उसमें। ठीक है, क्या कर देते हैं? बीज डाल देते हैं। हाथी के बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया है। कर्णम मलेश्वरी से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त वेट लिफ्टर है, आपकी अंतर्राष्ट्रीय प्राप्त वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। किसकी रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये आपकी कहाँ की रहने वाली है? आंध्र प्रदेश की। बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं इसने। क्या बनाए हैं? बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 किलोग्राम का भार तक उठाया है। क्या? 130 किलो का भार अपने आप उठाया है इसने। 12 वर्ष से अभ्यास कर रही है। क्या कर रही है? 12 वर्ष से अभ्यास कर रही है। पिताजी इसके क्या है? हवलदार थे। ये कोई नहीं बताएगा आपको। पिताजी इसके क्या है? हवलदार थे। और ये टोटल 4 बहनें हैं। कितनी बहनें हैं? टोटल 4 बहनें हैं ये। ठीक है, पिताजी क्या थे इसके? हवलदार थे। और टोटल क्या है? 4 बहनें हैं। ठीक है,
स्लॉथ के बारे में पढ़ लेते हैं। स्लॉथ क्या है? भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। भालू जैसा तो दिखता है पर भालू नहीं है ये आपका। यह दिन में 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। यह दिन में कितने घंटे? 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। 5 साल तक रहता है एक पेड़ पर जब तक पत्ती खत्म ना हो जाए। ये क्या? 5 साल तक रहता है जब तक पत्ती खत्म ना हो जाए। लगभग 40 वर्ष तक जीता है। सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है। बेवो में डाल दूंगा वीडियो पूरी, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा मैं आपको। इस समय आप ध्यान से सुन लीजिए सारी चीज़ें। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। आप इस समय केवल समझिए और वहाँ पर जाकर आप इसे नोट कर लीजिए सारा कुछ, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम बात करते हैं मधुमक्खी की। किसकी बात करते हैं? मधुमक्खी की। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है। मधुमक्खी का पालन सबसे ज़्यादा कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, तभी ये शहद देती हैं। इसमें बक्से का प्रयोग करते हैं मधुमक्खी पालन में। चीनी का मीठा घोल डाला जाता है बक्से के अंदर और इसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इसके डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं सीडीपी की। किसकी बात करते हैं? सीडीपी की, ठीक है। सीडीपी देखिए, सीडीपी में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे, ये सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत ये सब आपको मैं पढ़ा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। चॉम्स्की के बारे में क्या क्या याद रखना है वो आप देखिए। चॉम्स्की जो होते भाषा विकास का सिद्धांत दिया था उन्होंने। चॉम्स्की ने क्या दिया था? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला था, चॉम्स्की ने, जो बच्चे में भाषा अर्जित करने की क्षमता होती है जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात होती है। बच्चे में भाषा अर्जित करने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। उन्होंने एलएडी बताया था, एक एलएडी बताया था, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि एलएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। चॉम्स्की ने क्या दिया था? एक बार देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बोला था बच्चे में भाषा विकास की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। एलएडी की फुल फॉर्म बताई थी उन्होंने, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या बताई थी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी दी थी उन्होंने। क्या दी थी? यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी? चॉम्स्की ने। याद रखेंगे आप, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। संदर्भ मुक्त व्याकरण, इसे हिंदी में बोलते हैं हम संदर्भ मुक्त व्याकरण। हिंदी में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, आप इंग्लिश देख लीजिए एक बार। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी किसने दी थी? आपकी चॉम्स्की ने दी थी। ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दी थी? पुराने से नए वाक्य जोड़ना चॉम्स्की ने दी थी। 2 ग्रामर आपको याद रखनी है, यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। इनके बारे में याद रखना है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर, ठीक है। हाँ, मुस्तफ़ा सीटेट का ही पढ़ा रहा हूँ सारा कुछ मैं आपको, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर किसने दी थी? आपकी चॉम्स्की ने दी थी। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है? चॉम्स्की को बोला जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है? चॉम्स्की को कहा जाता है। तो आपको चॉम्स्की के बारे में इतना कुछ क्या करना है? याद रखना है। क्या क्या? भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, भाषा सीखने की शक्ति जो होती है बच्चे में जन्मजात होती है, ये बोला था। एलएडी की फुल फॉर्म दी थी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यूनिवर्सल ग्रामर थ्योरी दी थी, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर दिया था, और फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक कहा जाता है चॉम्स्की को, ठीक है। बात करते हैं वाइगोत्स्की की। किसकी बात करते हैं? वाइगोत्स्की की। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। हाँ मुस्तफा, डायरेक्ट सीटेट में पूछे जाएंगे आपसे, H2S सीटेट में पूछे जाएंगे आपसे। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। सोशियल कल्चरल थ्योरी। पर एक चीज याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है? सोशियल कल्चरल थ्योरी आपकी वाइगोत्स्की ने दी थी, पर सोशल लर्निंग थ्योरी बंडूरा ने दी है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि सोशियल कल्चरल थ्योरी तो आपकी वाइगोत्स्की ने दी है, पर सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? बंडूरा ने दी है। किसने दी है? बंडूरा ने दी है। ये आपको क्या करनी है? याद रखनी है ये बात। सोशल कल्चरल थ्योरी किसने दी है? आपकी वाइगोत्स्की ने। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? आपकी बंडूरा ने दी है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास समाज के थ्रू होता है। वाइगोत्स्की ने बोला है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो होता है समाज के थ्रू होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किसने करी है? आपकी वाइगोत्स्की ने करी है, ठीक है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग की। रेसिप्रोकल टीचिंग से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल टीचिंग का कौन सा इसमें से चरण नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कौन कौन से चरण है? प्रश्न पूछना,
प्रश्न का स्पष्टीकरण, अनुमान लगाना, निष्कर्ष करना, ये 4 चरण होते हैं। आप चरण याद रख लीजिए, तो कौन सा नहीं है आप आराम से देख सकते हैं। कौन कौन से? प्रश्न पूछना, प्रश्न का स्पष्टीकरण, अनुमान लगाना, निष्कर्ष निकालना, ये चरण आपके होते हैं। बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं। बच्चे जो है स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं। ये किसने बोला था? वाइगोत्स्की ने बोला था। क्या बोला था? वाइगोत्स्की ने। पर यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो उन्होंने ये बोला था, देखिए वाइगोत्स्की ने एक चीज बोली थी, बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में होता है। बालक जो है अपने समूह का जो सक्रिय सदस्य होता है किशोरावस्था में होता है। कब होता है? किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था में जो होता है बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य होता है। क्या होता है? सक्रिय सदस्य होता है। विकास की बाल्यावस्था को गिरोह अवस्था या गैंगरेज कहा जाता है। जो बाल्यावस्था होती है विकास की, उसे गिरोह अवस्था या गैंगरेज कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाइगोत्स्की जो आपको याद कर रखना है, समाज, अंतःक्रिया, परस्पर, सामूहिक सामाजिक कार्य, ये शब्द जहां भी आ जाएं आप वहां वाइगोत्स्की लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वाइगोत्स्की। इसका जो निहितार्थ निकाल सकते हैं हम, सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात किसने करी है? वाइगोत्स्की ने करी है। किसने करी है? वाइगोत्स्की ने करी है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? देखो, बच्चे खुद से मौखिक संवाद बातचीत करते हैं। ये मैंने आपको बताया, वाइगोत्स्की ने बोला है बच्चे खुद से मौखिक संवाद बातचीत करते हैं, उसे कहते हैं। वाइगोत्स्की ने उसे व्यक्तिगत बातचीत कहा है। वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? उसे व्यक्तिगत बातचीत बोला है। पर पियाजे ने अहम केंद्रित वार्ता बोला है उस चीज को। बात एक ही कही है दोनों ने एक ही बात कही है, मगर वाइगोत्स्की के अनुसार वो चीज होती है आपकी व्यक्तिगत बातचीत होती है, और पियाजे के अनुसार होती है वो अहम केंद्रित वार्ता होती है। क्या होती है? अहम केंद्रित वार्ता होती है। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत के बुद्धि बहुआयामी होती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, बुद्धि कैसी होती है? बहुआयामी होती है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आपका हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। एनसीईआरटी में 8 लिखे हैं, तो आप 8 ही याद रखेंगे। कोई 9 बताता है, कोई 7 भी बताता है, 6 भी बताता है। पर आप जो सीटेट मानता है एनसीईआरटी मानता है। क्या मानता है? एनसीईआरटी मानता है। तो आपको क्या याद रखना है? जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो उसने 8 प्रकार लिखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। वो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बिनेट ने दिया था। द्विकारक स्पीयरमैन ने, बहुकारक थॉर्नडाइक ने। आपको क्या याद रखना है? एक कारक बिनेट, द्विकारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक। ठीक है। बहुलब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है आपका? आईक्यू क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये होता है आपका बहुबुद्धि ज्ञात करने का सूत्र। वाइगोत्स्की आपने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं बहुत बड़े महान वैज्ञानिक जीन पियाजे को। बहुत बड़े फिजियोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे। उसकी अवस्था पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं। अवस्था तो पढ़ेंगे, अवस्था पढ़ने से पहले कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं। एक उन्होंने बोला था, जीन पियाजे ने खोज व निर्माण का सिद्धांत भी दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो दिया ही है, पर खोज एवं निर्माण का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने दिया है। किसका? खोज एवं निर्माण का सिद्धांत। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है क्रियाओं का संगठन। उन्होंने स्कीमा की बात करी है। स्कीमा क्या होता है? क्रियाओं का संगठन। एक जगह कुछ सीखकर दूसरी जगह शामिल करना सामान्यीकरण कहलाता है। सामान्यीकरण क्या होता है? सामान्यीकरण शब्द समावेशन, समायोजन, अनुकूलन, इन शब्द की बात उन्होंने करी है पियाजे ने। इनमें आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या होता है समझ लीजिए। स्कीमा होता है क्रियाओं का संगठन। स्कीमा क्या होता है आपका? क्रियाओं का संगठन। एक जगह कुछ सीखकर दूसरी जगह शामिल कर लेना सामान्यीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। समावेशन आत्मसातकरण क्या होता है? पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। आत्मसातकरण क्या होता है आपका? पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। तो समावेशन को क्या बोलते हैं हम? आत्मसातकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मसातकरण भी बोलते हैं। तो क्या होता है समावेशन और आत्मसातकरण? पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ना हमारा क्या होता है? समावेशन होता है। और समायोजन होता है एज टू एज, उस चीज को स्वीकार कर लेना। समायोजन होता है एज टू एज, उस चीज को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। ठीक है। अब इनकी अवस्था की बात कर लेते हैं। अवस्था, पहली अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था। ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। कब होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है।
अब इंद्रिय गामक में क्या आ रहा है, इंद्रियां आ रही हैं, क्या आ रही है, इंद्रियां आ रही हैं। तो जो इंद्रियों से जितने भी काम होते हैं इसी अवस्था में होते हैं। संवेदना, आपको कुछ शब्द याद रखने हैं, इन्हीं शब्दों का आएगा यूज, अब पूछ लेगा ये शब्द कौन सी अवस्था में आता है, ठीक है। तो संवेदनाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, वस्तु स्थायित्व गुण आ जाता है बच्चे के अंदर, अनुकरण की क्षमता आ जाती है, खिलौने तोड़ना, खेलना, ये होते हैं आपके इंद्रिय कामक अवस्था में। संवेदनाएं जब प्रकट होती हैं वो कब होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं और वस्तु स्थायित्व का गुण, मतलब उसे पता चल जाता है ये वस्तु मेरी है, उसे पता चल जाता है ये वस्तु मेरी है। अनुकरण करता है वो बच्चा जो है अनुकरण करता है उस अवस्था में, कुछ लोगों को देखकर सीखता है। खिलौने तोड़ना, खिलौने तोड़ने की क्षमता आ जाती है। खेलना, ये कब होता है आपका, इंद्रिय गामक अवस्था। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी है आपकी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। विचारों की अनुत्क्रमणता, इसमें क्या होता है, विचार आने लगते हैं, उसे क्या आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं। आत्म केंद्रित हो जाता है, जीववाद हो जाता है, सूचकता विभेदीकरण, ये पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं। अगर ऐसे पूछ ले जीववाद में, जीववाद जो है जीन पे आ जाए कि किस अवस्था में बच्चे के अंदर आता है, तो आप क्या लगाएंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये पॉइंट जो लिखे हैं मैंने, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके लिया है, इन्हीं शब्दों को यूज करता है सीटेट हमेशा, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक में मूर्त चीजें, कौन कौन सी चीजें, मूर्त चीजें, जैसे तार्किक चिंतन करने लग जाता है, क्या करने लग जाता है, तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन करने लग जाता है। पलटावी गुण आ जाता है, पलटावी गुण मतलब उसके अंदर बदला लेने की क्षमता आ जाती है। गणित का ज्ञान हो जाता है, उसे क्या हो जाता है, गणित का ज्ञान। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गणित संख्याओं का ज्ञान प्याजे की किस अवस्था में होता है, तो आप क्या लगाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब हम बात करते हैं अमूर्त की, किसकी बात करते हैं, अमूर्त की। तो अमूर्त में क्या होता है, अमूर्त की जहां भी बात आ जाए तो आप क्या लगा देंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त चिंतन होने लगता है, कल्पना करने लगता है, संज्ञानात्मक विकास हो जाता है, विकास में परिपक्वता आ जाती है। तो जीन प्याजे यहां से क्या हो गया, आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कोलरबर्ग की, किसकी बात करते हैं, कोलरबर्ग की। कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, किसका, कोलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ने से पहले एक शब्द बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, नैतिक तर्कणा क्या होती है। नैतिक तर्कणा क्या होती है, बच्चे में जब नैतिक विकास वाली बातें आ जाती हैं उसे हम नैतिक तर्कणा कहती हैं। नैतिक तर्कणा क्या होती है, जब बच्चे में नैतिक विकास की बातें आ जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं इनकी अवस्थाओं की बात करते हैं। तो इनने 3 अवस्थाएं दी थी, चरण 6 दिए थे, 3 अवस्थाएं दी थी, 6 चरण दिए थे। चरण H2H आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब चरण इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी, पूर्व परंपरागत अवस्था जो 3 से 10 साल तक होती है। अब आप बात करते हैं 2 साल तक क्या किया इन्होंने, तो उन्होंने बोला था 2 साल तक बच्चे में नैतिक विकास नहीं होता है। 3 से 10 साल से शुरू होती है, 2 साल तक बच्चे में नैतिक विकास नहीं होता है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था में क्या कौन से शब्द याद रखने हैं आपको, दंड, बच्चा दंड वाली बात आ जाती है बच्चे के अंदर, बच्चा आज्ञाकारिता होती है। पुरस्कार वाली बात आ जाती है, जो काम करता है वो पुरस्कार, उसे सोचता है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा। बच्चा जो आज्ञा मानता है उस अवस्था में, क्योंकि उसे एक डर होता है, एक भय होता है, उसे बड़ों का दबाव होता है, इसलिए वो क्या करता है, सब बच्चों सबकी आज्ञा मानता है। पुनर्बलन की बात होती है, क्या होती है, पुनर्बलन की बात होती है। परंपरागत अवस्था में क्या होता है, समाज के अनुरूप काम करने लगता है। परंपरागत अवस्था में समाज के अनुरूप, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, बहुत बार पूछा जाता है आपसे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की कोलरबर्ग के कौन से सिद्धांत में आता है, तो कौन सी अवस्था में आता है, परंपरागत अवस्था में। किस में आता है, परंपरागत अवस्था में, ठीक है। परंपराएं, सामाजिक विकास, उसके अंदर परंपराएं वाली बात आ जाती है, मतलब परंपराएं को बदलने की बात आ जाती है। हमारी जैसे परंपरा चल रही है लड़की बाहर नहीं निकलेगी, तो वो कहता है हाँ निकल सकती है लड़की बाहर, मतलब उसे समझ में आने लगता है कि परंपराएं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये किस में आता है, ये परंपरागत अवस्था में। अब हम बात करते हैं परापरंपरागत अवस्था, किसकी, परापरंपरागत अवस्था। तो परापरंपरागत अवस्था में क्या आ जाता है, समाज कल्याण, संवैधानिक नियम, व्यापक सोच हो जाती है उसकी, निर्णय लेने में उसकी परिपक्वता हो जाती है, ठीक है। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, जहां से अभी ब्लर हो गया है थोड़ा, तो देखिए मैं बोल रहा हूं, मैं आप नोट करती है, समाज, हाँ सही से दिखने लगा, समाज कल्याण, संवैधानिक नियम, व्यापक विचार हो जाते हैं, निर्णय लेने में परिपक्वता आ जाती है, और परंपराओं से ऊपर उठ जाता है वो। परंपराएं तो कहाँ पे आती हैं, उसे परंपरागत में, और परापरंपरागत में परंपराओं से ऊपर उठना। परा मतलब क्या होता है, ऊपर उठना, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके अवस्था।
अब चरण कौन कौन से हैं इसके देखिए, 6 चरण हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो H2H, ठीक है। आत्म केंद्रित निर्णय, दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरा क्या है, दंड एवं आज्ञा पालन। तीसरा है आपका यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखीकरण, परस्पर एक रूप उन्मुखीकरण, अधिकार संरक्षण उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण। ये आपके 6 चरण हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ZPD, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, इनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। ZPD, स्कैफोल्डिंग, MKO क्या होता है देखिए। अब देखो यहाँ से मान लीजिए आपके 70 नंबर आए CTET में, कितने नंबर आए, 70 नंबर आए, और 70 से आप 120 पे पहुँच गए, 70 पे कहाँ पहुँच गए, 120 पे पहुँच गए। तो जो 70 से 120 वाला फेस है, 70 से 120 वाला फेस जो है आपका, जहाँ पे आप 120 पे पहुंचे हैं, 70 से 120 पे जो पहुंचे हैं, तो वो फेस कहलाता है ZPD। क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है। 120 वाला फेस जो कहलाता है आपका ZPD कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है आपका ZPD। क्या कहलाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है आपका ZPD, ठीक है। मान लीजिए आपके पहले 70 नंबर आए, 70 से आपके 120 आ गए, तो वो क्षेत्र जहां पर आपके 120 नंबर आए हैं वो आता है ZPD, ठीक है। और जो आपको सपोर्ट मिला है, जो आपको क्या मिला है, सपोर्ट मिला है 120 नंबर लाने में, जो आपको सपोर्ट मिला है वो आपका कहलाता है स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, ढांचा बोलते हैं या पाड़ बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। जो आपके 70 से 120 नंबर लाने में जो सपोर्ट मिला है उसे बोलते हैं हम स्कैफोल्डिंग, ढांचा या पाड़, ठीक है। अब बात करते हैं MKO की। जो सपोर्ट जिसके द्वारा मिलता है आपको, जो सपोर्ट जिसके द्वारा मिलता है उसे बोलते हैं MKO। क्या बोलते हैं हम, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे मैंने आपको सपोर्ट किया 70 से 120 नंबर लाने में, मेरा आपका सपोर्ट रहा, तो उसे हम बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, उसे बोलते हैं हम MKO। समझ में आ गया होगा आपको। ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग क्या होता है। मान लीजिए आपके 70 नंबर आए, 70 से 120 आए, उसे बोलते हैं ZPD। सपोर्ट जो मिला आपको स्कैफोल्डिंग, और जिसने सपोर्ट किया उसे बोलते हैं MKO। तो आज के लिए इतना ही रखिए, क्योंकि बोलते बोलते मेरा भी गला क्या हो जाता है, थक जाता है। इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबा देना है। क्या कर देना है, बेल आइकन जरूर दबा देना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप जरूर बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। ये मान लीजिए आज की क्लास जिसने ढंग से कर ली होगी 100 नंबर CTET में 100% ले आएगा। थोड़ा सा भी वो मेहनत कर लेगा तो 100 नंबर 100% उसके आ जाएंगे। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, मज़ा आया या नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने चैनल का लिंक दे रखा है यूट्यूब पे। तो मेरे चैनल का नाम है Knowledge247। मैं चैनल का नाम भी बता दे रहा हूँ आपको, मैंने उसका लिंक भी दे दिया है आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है। 20 दिन में आपकी ऐसी तैयारी करा दूंगा कि आपका कोई सा भी नहीं छूटेगा CTET में। 20 दिन में आपके ऐसे मैं लाऊंगा आपके लिए, ऐसे पॉइंट लेकर आऊंगा कि आपके ये मान लीजिए 130 135 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। कल आपको इंग्लिश पेडालॉजी कराऊंगा, फिर आपको मैथ पेडालॉजी कराऊंगा, मैथ भी कराऊंगा। ये मान लीजिए 20 दिन का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, जिसका पहला पार्ट आज आ गया है। ये वीडियो मैं आपके यूट्यूब पर भी डालने वाला हूँ, वहां से आप नोट करके लिख सकते हैं। PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपके टेलीग्राम का लिंक भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको यूट्यूब पे, ठीक है। आप यूट्यूब में कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो के नीचे कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। पार्ट 2 भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा, और उसमें आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। 100% बता रहा हूँ, एक ही वीडियो में सारा CTET क्लियर करा दूंगा आपका मैं। अब 2-3 पार्ट और आएंगे इसके, 3 पार्ट में ये मान लीजिए पूरा CTET क्लियर आपका, कोई सा भी छूटेगा नहीं आपको। तो बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, मैंने चैनल का लिंक दिया है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत अगर मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप थोड़ा बहुत मेरे लिए करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें जो मैं डालने वाला हूँ यूट्यूब में थोड़ी देर में, कि आपको पार्ट अगले चाहिए नहीं चाहिए, और आपको कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं। यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Knowledge247 नाम है मेरे यूट्यूब चैनल का, Knowledge247। और आपको नाम से क्यों सर्च करना है, जब मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक डाल दिया है तो आप लिंक पे जाइए, डायरेक्ट आपको यूट्यूब खुल जाएगा मेरा, वहां से आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, सारी वीडियो कराई है। EVS NCERT के 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ,
मैथ पेडोलॉजी डेली करा रहा हूँ, इंग्लिश पेडोलॉजी करा रहा हूँ आपको, जाइए देखिए, आपके लिए फायदेमंद है काफ़ी सारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर एक नए पार्ट के साथ।